जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा गरीब थे। इस साल बारिशें न होने की वजह से जंगल में अनाज नहीं उगा था। इसी वजह से पक्षी भोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बाबा बाबा, मुझे भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कालू जी, कुछ कीजिए ना, कल से हमने कुछ नहीं खाया। हमारा तो चल जाएगा, पर राजू का सोचें, ये तो अभी छोटा है बहुत। राजू मेरे बेटे, शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, भोजन में कुछ ना कुछ लेकर ही आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ और पक्षी और उनके बच्चे भी भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बच्चों, आप सब बस थोड़ा सा इंतजार और करो, हम जा रहे हैं। देखना, हमें भोजन में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। बस थोड़ी सी देर में हम लेकर आते हैं भोजन। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे भोजन न मिला तो मैं मर जाऊंगी। हाय रे, शुभ शुभ बोलो, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? मेरी प्यारी बेटी, मैं बस अभी लेकर आई तुम्हारे लिए भोजन। बस फिर क्या, सारे पक्षी एक साथ ही भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ निकल पड़ते हैं। फिर इस तरह कुछ देर हो जाती है। हाँ तो दे, कुछ मिला क्या तुम्हें? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, एक फल या सब्जी भी नहीं मिली। तभी वहाँ पर और पक्षी भी आ जाते हैं। क्या तुम दोनों को मिला भोजन? हमें तो नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढा, पर हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए, हमें नहीं मिला कुछ भी। हमें भी नहीं मिला, हमने भी बहुत ज़्यादा ढूंढा, हम भी थक हार कर वापस आ गए। अरे रे, अब तो एक ही रास्ता बचा है। हमें पिछले महीने की तरह इस बार भी उल्लू सेठ के घर जाकर उनसे मदद मांगनी होगी। पर उल्लू सेठ बहुत घमंडी है, अपने पैसों पर बहुत घमंड है उसे। पर हम कर भी क्या सकते हैं? चलो चलो, उल्लू सेठ के घर चलते हैं। परेशान हाल में सभी पक्षी उल्लू सेठ के घर चले जाते हैं। लो भाई, फिर से आ गए मेरे पास मदद मांगने। गरीब पक्षियों, शर्म नहीं आती जरा सी भी? हर बार मेरे पास ही आ जाते हो। उल्लू सेठ, आप ही हमारा आखिरी सहारा हो। हमारे बच्चे तो भूख से तड़प रहे हैं, अगर भोजन नहीं खाया तो हमारे बच्चे तो मर जाएंगे। हमारी मदद करें, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। हमें पैसे दे दें या फिर भोजन। अरे भाई, जब बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हो? तुम गरीब पक्षियों को चाहिए कि नदी के पानी में जाकर डुबकी लगा दो और अपनी जान दे दो। चलो चलो, भाग जाओ यहाँ से, इस बार मैंने कुछ भी नहीं देना। कृपया करो उल्लू सेठ, हमारे साथ ऐसा ना करो, हमें भोजन दे दो, प्लीज हमें भोजन दे दो। अरे उल्लू जी, कर दें इन गरीब पक्षियों की मदद। इनकी आवाज़ सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अच्छा अच्छा प्रीतम, मैं इन्हें अभी भगाता हूँ, अभी भगाता हूँ इन सबको यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरे तबेले के अंदर जो गाय बंदी हैं, उनके पास चारा रखा हुआ है, वो चारा लो और अपने बच्चों को खिला दो, उनका पेट भर जाएगा। उल्लू सेठ, तुम क्या बोल रहे हो? क्या हम अपने बच्चों को अब गाय का चारा खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाओगे? अगर नहीं खिलाना तो मरने दो अपने बच्चों को, मुझे क्या। मीनू चिड़िया, जो मिल रहा है बहुत है, गाय का चारा खिलाकर कम से कम हमारे बच्चों का पेट तो भर जाएगा। बस फिर क्या, सारे पक्षी गाय का वे चारा लेकर अपने बच्चों के पास वापस आ जाते हैं। देखो बच्चों, हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर आ गए, तुम सब बच्चे अब पेट भरकर खाओगे भोजन। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रानी देखो, मैंने ये आम का पौधा लगा दिया। अब देखना, कुछ ही सालों के बाद हमारा ये आम का पौधा बड़ा होकर विशाल पेड़ बन जाएगा और फिर हमें रोजाना मीठे मीठे आम देगा ये। हाँ कालू जी, फिर हम उस आम को बेचकर अपना कारोबार करेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। पर रानी, पहले हमें इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। रोजाना आकर इसे पानी देना होगा, फिर जाकर कहीं ये एक विशाल आम का पेड़ बनेगा। हाँ तो करेंगे ना हम मेहनत करेंगे, तभी तो उसका फल मिलेगा। बस फिर अब रोज़ाना सुबह कालू कौवा और रानी कौवी उस छोटे आम के पौधे को पानी देते और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। बस जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए मेरा ये आम का पौधा, फिर देखना मैं इसके आम बेचकर कितने ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। यूं ही अब 1 साल गुजर जाता है। अब वे आम का पौधा बड़ा होकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। मेरा प्यारा पेड़ कितना बड़ा हो गया, बड़े लाड प्यार से पाला है मैंने इसे। बस जल्दी से इसके ऊपर ढेर सारे आम लग जाएं। लगेंगे लगेंगे, ज़रूर लगेंगे, बस थोड़ी सी गर्मी आ जाने दें, फिर देखना हमारे आम के पेड़ का कमाल। यूं ही फिर कुछ महीने और गुजर जाते हैं। सब गर्मियों का मौसम चल रहा था, पर उस आम के पेड़ के ऊपर तो बहुत छोटे छोटे आम लगे थे।
अरे कालू जी, ये आम है या फिर अंगूर? इतने छोटे छोटे। हाँ यार, कितने दिनों से देख रहा हूँ, ये इतने के इतने ही हैं, बड़े ही नहीं हो रहे। मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मैंने सोचा क्या था, बड़े बड़े आम निकलेंगे तो मैं पक्षियों को बेचूंगा, पर इतने छोटे छोटे आम देखकर तो पक्षी मेरा मजाक ही बनाएंगे। तभी पेड़ के छोटे छोटे आम देखकर तोता वहां पर आता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे कालू कौवे, ये आम है या फिर आम के बच्चे, इतने छोटे छोटे। ओए तोते, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो, ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। तोता तो मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वहां पर बुलबुल आती है। कालू कौवे, गर्मियों का मौसम चल रहा है, पर तुम्हारे आम देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें सर्दी लग गई, जो सुकड़ कर इतने छोटे छोटे हो गए। बुलबुल, वैसे बहुत लंबी है तुम्हारी जुबान, इसे लपेटो और निकलो यहाँ से। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुबान को ही काट दूं मैं। हाँ हाँ, जाती हूँ। ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो इतना गुस्सा कर गई? इसी तरह उस पेड़ के छोटे छोटे आमों को देखकर पक्षी कालू कौवे और रानी कौवी का बहुत ज्यादा मजाक बनाते थे। रानी, मुझे तो लगा था ये आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हमें फायदा देगा, पर इसने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। हर कोई पक्षी आकर मेरा मजाक उड़ाता है। बहुत तंग आ गया हूँ मैं इस पेड़ से। हाँ कालू जी, कल को चिड़िया और कबूतर भी बहुत मजाक बना रहे थे। पूरे जंगल में हम मजाक बन के रह गए हैं। मैं तो कहती हूँ हम इस पेड़ को ही काट देते हैं। ना होगा पेड़, ना ही हमारा मजाक बनेगा। और वैसे भी इस पेड़ को रखने से कौन सा हमारा कोई फायदा हो रहा है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इस अंगूर जैसे आम के पेड़ को मैं काट ही देता हूँ। मीनू चिड़िया भी खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। ये दोनों कौवे बिना कुछ भी बोल रहे हैं, इन्हें समझाना तो होगा मुझे। मीनू चिड़िया फिर कालू कौवे और रानी कौवे के पास आ जाती है। कैसी निराशा वाली बातें कर रहे हो तुम दोनों? और वैसे भी तुम दोनों ने इसे कितनी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया है। अब इसे काट कर तुम दोनों को क्या ही मिलेगा? हमें सुकून मिलेगा, सुकून, क्योंकि ये जो पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं, मैं इससे बड़ा ही परेशान आ गया हूँ। कालू कौवे, थोड़ा सब्र रखो। इस पेड़ को ऐसे गुस्से में काट देना बिल्कुल सही नहीं है। मुझे यकीन है एक दिन आएगा जब ये पेड़ तुम्हें बहुत बड़े बड़े आम देगा। इतना कहकर मीनू चिड़िया तो चली जाती है, पर मीनू चिड़िया की बातों से कालू कौवा अपना इरादा बदल देता है और उस पेड़ को नहीं काटता। सुनो सुनो पक्षियों, हमारी महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वैद्य जी ने उन्हें अंगूर जितने छोटे आम खाने को कहा है। कहीं से भी ढूंढो, जो पक्षी भी अंगूर जितने छोटे आम लेकर आएगा, महाराज उसे इनाम देंगे, सोने की पोटली। ये बात सुनकर तो सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, अंगूर जितने छोटे छोटे आम तो कालू कौवे के पास हैं। हमें क्या पता था कालू कौवे के पेड़ के आम इतने कीमती हैं। हाँ, हम तो उन अंगूर जितने छोटे आमों का मजाक बनाते ही रह गए। पर तुम देखना, कालू कौवा वे छोटे आम महाराज को दे देगा और उनसे इनाम ले लेगा। वहीं तोता भी बैठा यही सोच रहा था। जिन अंगूर जितने छोटे आमों को मैं अब तक बेकार समझ रहा था, वे आम तो बहुत ही कीमती हैं। वे आम तो महाराज से इनाम दिलवा सकते हैं। चलो तोती, कालू कौवे के पास चलते हैं और कालू कौवे से अभी के अभी वे आम का पेड़ खरीद लेते हैं। अब तो सभी पक्षी लालच में कालू कौवे के पास आते हैं और उस पेड़ को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कीमत लगाने लगते हैं। अरे भाई, अचानक ये तुम सारे पक्षियों को क्या हो गया? मेरा आम का पेड़ क्यों खरीदना चाहते हो? कल तक तो सारे पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। कालू कौवे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो भी है, तुम्हारा पेड़ है तो आम का पेड़ ना, और वैसे भी आम तो कितने ज़्यादा मज़े के होते हैं। तुम मुझे बेच दो अपना आम का पेड़, मैं अच्छी कीमत में तुमसे खरीद लूँगा। रुक जाओ कालू कौवे, अपना आम का पेड़ किसी को नहीं बेचना। ये सारे पक्षी लालची हैं, लालची। मीनू चिड़िया फिर कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बातें, तभी मैं सोचूं हमारे अंगूर जितने आम इन पक्षियों के लिए इतने कीमती कैसे हो गए। बहुत मजाक उड़ाया तुम पक्षियों ने, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। चलो अब भागो यहाँ से, मैंने ये पेड़ किसी को नहीं देना। मैं इस पेड़ के आम खुद महाराज को दूंगा। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा खुद ही उस पेड़ के छोटे छोटे आम लेकर महाराज के पास आ जाता है। वाह कालू कौवे, तुमने कमाल कर दिया।
मुझे जैसे आम चाहिए थे तुमने वैसे ही लाकर दिए। मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगा, इनाम। कालू कौवे को फिर इनाम मिलता है और इनाम में उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिल जाती है। मीनू चिड़िया ने ठीक कहा था, कल अगर हम अपना वे आम का पेड़ काट देते तो शायद आज हमें ये इनाम ना मिलता। कालू जी, ये तो हमारी मेहनत का फल है और मेहनत करने वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। कालू कौवे और रानी कौवी को उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। वे दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जंगल में ठंडी की वजह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और पूरे जंगल को बर्फ ने ढका हुआ था। पर इस जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एक खतरनाक चील ने जंगल में आतंक मचा के रखा था। अरे पक्षियों, भागो भागो, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। हमारे जंगल की और बारू चील आ रही है। जरूर हमें भोजन बनाने के लिए आ रही होगी। क्या बारू चील आ रही है? हाय रे, ये बारू चील हमें सूखा सांस लेने कब देगी? भागो पक्षियों, जल्दी जल्दी से सब अपने अपने घर में चलते हैं। बारू चील के डर से सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं और जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में आके छुप जाते हैं। लगता है मुझसे डरकर सब पक्षी अपने अपने घरों में जाकर छुप गए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं पक्षियों को उनके घरों से निकालकर पकड़ के ले जाऊंगी। बारू चील बहुत चालाक थी। वे उड़ती हुई जाती है और एक घर के पास आकर वे अपनी नोकीली सी चोंच से घर की छत को तोड़ने लगती है। अरे बाप रे बाप, लगता है बारू चील मेरे घर की छत तोड़ रही है। मैं क्या करूं? वो तो अंदर आ जाएगी। आखिरकार वे जालिम चील छत को तोड़ देती है और तोते के घर के अंदर घुस आती है। अच्छा, तो ये तोते का घर है। चलो कोई बात नहीं, तोते का मांस भी बहुत मजेदार होता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बारू चील, मुझे नाली के जाओ पकड़ के। जालिम चील कहाँ छोड़ने वाली थी। वे तोते को अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाती है। हाय रे, अनर्थ हो गया। हमारे दोस्त तोते को बारू चील पकड़ के ले गई। हमारा दोस्त तोता हमसे दूर चला गया। हम देखने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक दिन आएगा जिस दिन बारू चील हम सबको ले जाएगी पकड़कर। फिर दूसरे दिन सुबह कालू कौवे का परिवार उसी जंगल में नए नए रहने के लिए आते हैं। हाँ रानी, अब बताओ, है ना प्यारा जंगल? इस जंगल में बस सुकून ही सुकून है। देखो तो आसपास हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है। हाँ, जंगल तो बहुत प्यारा है। बस इस जंगल में किसी चीज का कोई खतरा ना हो। नहीं नहीं यार, इस जंगल में कोई खतरा नहीं है। ना ही चीलें इस जंगल के अंदर आती हैं। कालू कौवे को तो पता ही नहीं था कि इस जंगल में तो बारू चील ने आतंक मचा के रखा हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद कबूतर ऊंचाई पे खड़ा हुआ था। वे दूरबीन की मदद से बारू चील को दूर से आता हुआ देख लेता है। अरे बाप रे बाप, बारू चील तो यहीं हमारे जंगल में आ रही है। जाकर पक्षियों को फौरन से बताना होगा। बारू चील को आता हुआ देखकर कबूतर भागा भागा पक्षियों के पास चला जाता है। पक्षियों भागो भागो, कहीं भी जाकर छुप जाओ। बारू चील हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आ रही है। हाय रे, आज फिर से आ रही है। ये बारू चील कब छोड़ेगी हमारा पीछा? चील आ रही है हमला करने के लिए। अरे बाप रे, क्या इस जंगल में भी चीलें आती हैं? हाँ कालू कौवे, भागो यहाँ से। हम सबको जल्दी से कहीं जाकर छुपना होगा। हाय रे कालू जी, हमारे नसीब ही खराब हैं। हम जिस भी जंगल में जाते हैं वहाँ पर चीलें ही आ जाती हैं हमला करने। रुको रुको पक्षियों, घरों के अंदर जाकर छुपने का कोई फायदा नहीं। चीलें बड़ी ही चालाकें घरों की छत तोड़कर घर के अंदर घुस जाती हैं। तो फिर हम क्या करें? कहाँ जाएं? छुपना तो पड़ेगा ना हमें। कालू कौवा यहाँ वहाँ देखता है, तभी उसे एक उपाय मिल जाता है। हाँ, मिल गया उपाय। पक्षियों, अगर मेरी बात मानो तो सब जल्दी से जाकर बर्फ के अंदर छुप जाओ। क्या बर्फ के अंदर छुप जाएं? पर कैसे छुपें? अगर बर्फ के अंदर गए तो हम तो दबके ही मर जाएंगे। अरे बुलबुल बहन, बर्फ के अंदर नहीं जाना, बल्कि बर्फ को ही खुद के ऊपर चिपकाना है ताकि हम नजर नहीं आए। हाँ पक्षियों, कालू कौवा ठीक कह रहा है। हम बर्फ को अपने ऊपर चिपका लेते हैं ताकि बारू चील हमें ढूंढ न सके। सबसे पहले कालू कौवा जाता है और खुद के ऊपर बर्फ चिपकाकर स्नोमैन बन जाता है। चलो पक्षियों, हम भी जल्दी से जाकर खुद पर बर्फ लगा लेते हैं। बारू चील आती होगी। सारे के सारे पक्षी जल्दी जल्दी खुद पर बर्फ लगा रहे थे और देखते ही देखते सभी स्नोमैन बन जाते हैं। बस फिर तभी बारू चील भी जंगल के अंदर आ जाती है। कहाँ हो पक्षियों? जल्दी जल्दी अपने घरों से बाहर आओ।
वरना मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें पकड़ लूंगी। घरों के दरवाजे तो खुले हुए थे। बारूचील घरों के अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई पक्षी भी नहीं मिलता। अरे ये क्या, सारे के सारे घर खाली हैं। पक्षी गए तो गए कहाँ? कहीं मेरे डर से जंगल तो छोड़कर नहीं भाग गए। आखिरकार निराश होकर बारूचील वापस चली जाती है। अरे वाह वाह कालू कौवे, तुम्हारे उपाय ने तो कमाल ही कर दिया। आज पहली दफा बारूचील बिना शिकार के चली गई। ये तो बढ़िया हो गया। अब हम रोजाना इसी तरह बारूचील को बेवकूफ बनाएंगे। देखना फिर एक दिन आएगा जिस दिन बारूचील हमेशा के लिए हमारे जंगल को छोड़कर चली जाएगी। बस फिर क्या था, रोजाना कबूतर बारूचील को दूर से आता हुआ देख लेता और फिर जल्दी जल्दी सब पक्षी बर्फ के अंदर छुप जाते और स्नोमैन बन जाते। जब बारूचील जंगल में आती तो उसे कोई पक्षी भी नहीं मिलता। वे रोजाना ऐसे ही निराश होकर चली जाती। अब मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे पक्षी इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। तभी तो एक हफ्ता हो गया, कोई भी पक्षी मुझे इस जंगल में नजर नहीं आया। मैं तो रोजाना यहाँ पर आती हूँ और अपना समय ज़ाया करती हूँ। लगता है अब मुझे कोई और जंगल ढूंढना पड़ेगा। बस फिर क्या, बारूचील हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल का पीछा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब उस जंगल के पक्षी तो बारूचील के जाने से बहुत खुशियाँ मना रहे थे।